हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को टच करता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ होगा कि जिन्हें कई बार ऐसा लगा होगा कि हमने जितनी मेहनत की थी उतने हमारे मार्क्स नहीं आए, या आपने टीचर्स से, चाहे वो कोचिंग में हो या फिर स्कूल में जहां भी आप पढ़ते हैं, आपने डांट खाई होगी इस बात पर कि आपकी राइटिंग उन्हें समझ नहीं आई कि आपने क्या लिखा है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है खासतौर पर जो अपनी राइटिंग से सेटिस्फाई नहीं है, जो अपनी राइटिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव कैसे करें। ये आप भी मानते होंगे कि बेटर मार्क्स में आपकी स्मार्ट हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपके चांसेस थोड़ा इंप्रूव हो जाते हैं अच्छे मार्क्स लाने के, और अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत पुअर है तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको सब कुछ लर्न होता है लेकिन आपका स्कोर अच्छा नहीं आता। खासतौर से जो सब्जेक्टिव एग्जाम है, यानी स्कूल में जो आपके एग्जाम होते हैं वो मोस्टली सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो एक बार के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एक्सक्यूज ले सकते हैं कि सर टिक ही तो करना है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, राइटिंग कैसा भी हो। लेकिन आपके मोस्टली एग्जाम्स जो होंगे स्कूल और कॉलेज लाइफ में वो सब्जेक्टिव होंगे, जहां पे आपको डिटेल्स में जाना होता है, लिखना होता है। जैसे ऐसे आप दे रहे हैं तो वहां पे पूरा राइटिंग आपका स्क्रीन हो जाता है, वहां पे आप लेटर राइटिंग करनी होती है, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इसकी वजह से प्रॉब्लम तो आएगी अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है। तो आइए बात करते हैं कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिससे हमारी हैंड राइटिंग में इंप्रूवमेंट आए। तो आज 5 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपकी हैंड राइटिंग में बहुत बड़ा चेंज ला सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, कोई भी चेंज सिर्फ एक वीडियो को देखने भर से नहीं हो सकता। एक वीडियो लेक्चर आपको चेंज नहीं कर सकता। आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इंपॉर्टेंट टिप्स हम शेयर कर रहे हैं उनको आपको लाना पड़ेगा प्रैक्टिस में। अगर आप प्रैक्टिस में लाते हैं तो ये जो टिप्स हैं 100% आपके हैंड राइटिंग को इंप्रूव कर सकती हैं। कम से कम कितना पीरियड लॉक करें? 40 डेज। यानी आप ये कमिटमेंट करें कि 40 डेज तक मैं इन टिप्स को फोर्स के साथ अप्लाई करूंगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। जो पुरानी आदतें होती हैं वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए आपको कमिटमेंट के साथ कम से कम 40 डेज तक ये प्रैक्टिस में लानी होंगी इंपॉर्टेंट टिप्स। फिर आप देखिएगा आपका राइटिंग इंप्रूव हो रहा है और लोग आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हुए नजर आएंगे कि अरे वाह, अब तो राइटिंग आपकी काफी अच्छी है। चलिए देखते हैं वो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं क्या। पहला टिप है टिप नंबर 1। स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स की राइटिंग खराब होती है उसमें सबसे बड़ा रीजन यही होता है जिसको हम टिप नंबर 1 में बता रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो आपके लेटर्स होते हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पता है 26 लेटर्स होते हैं और हर लेटर का अपना एक क्या होता है, यूनिक शेप। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का इश्यू क्या है कि उनके लेटर्स की शेप सही नहीं होती। वो कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं स्टार्टिंग स्टेज में, और कई बार टीचर्स राइटिंग को लेकर के उनके मार्क्स कट नहीं करते, उन्हें पनिश नहीं करते। तो उन स्टूडेंट्स को लगता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी राइटिंग कैसी भी हो, हमारा स्कोर सही आ रहा है। आगे चल के ये हैबिट उन्हें बहुत परेशान करती है और फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी राइटिंग को इंप्रूव करना। तो टिप नंबर 1 ये है कि जो शेप है लेटर्स की, जो 26 लेटर्स हैं आपके, उनकी जो शेप है आप इंटरनेशनल शेप को ही फॉलो करें। इंटरनेशनल शेप का मतलब क्या है? जो आप अपनी बुक्स में देखते हैं मोस्टली वही शेप आप फॉलो करें। बहुत ज्यादा जिगजैग ना करें, इधर उधर अपना कुछ उसमें डिजाइन ना बनाएं। मैं आपको प्रिंट लेटर्स को डिट्टो फॉलो करने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आपको प्राइमरी स्टेज में स्कूल की जो राइटिंग ट्रेनिंग क्लासेज होती हैं, जैसे नर्सरी केजी, वहां पे जिस तरीके से आपको लिखना सिखाया जाता है, जिन रूल्स को फॉलो करने की बात आपको बताई जाती है, उनको आप फॉलो अगर करते रहते हैं ना तो राइटिंग खराब नहीं होती। होता क्या है कि हम बचपन के सबक बचपन में आते आते भूल जाते हैं और यही प्रॉब्लम आगे चल के बड़ा इश्यू बन जाती है। तो लेटर्स की जो शेप है उसको लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहें। अभी जैसे मान लीजिए ए का शेप ये है तो आपको ऐसे ही बनाना है, बी का शेप ये है तो आपको ऐसे ही उसका शेप रखना है। आप इसमें अगर कुछ अपना
रिडिकुलस चेंज कर दोगे, जैसे कुछ स्टूडेंट इस टाइप से लिख देते हैं, कहते हैं जी मेरा ये बी है। अब जो टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे होते हैं वो भी हैबिचुअल हो जाते हैं और वो उसको क्रॉस नहीं करते, तो वो स्टूडेंट के माइंडसेट में चला जाता है कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, और लॉन्ग टाइम तक जब वो ऐसा करता रहता है तो आगे उसकी हैबिट ऐसी हो जाती है कि किसी किसी क्लास में अगर उसको कोई टीचर डांटता भी है उसकी राइटिंग को लेकर के, तो वो इंप्रूव नहीं कर पाता। स्टार्टिंग से ही कोशिश ये करें कि लेटर्स की शेप के साथ कोई प्रैक्टिकल ना करें, जो लेटर जैसे बनता है वैसे ही बनाएं। शेप को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी राइटिंग फिर कोई भी पढ़ के समझ सकता है कि आपने क्या लिखा है, अगर आपने शेप सही फॉलो किए और उसमें अपना दखलंदाजी नहीं की है। तो शेप ऑफ द लेटर्स क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। टिप नंबर 2, जो 26 लेटर्स हैं आपने देखा होगा वो सभी सेम साइज के नहीं है, उनका जो साइज है वो डिफरेंट है, अलग अलग साइज के होते हैं। तो टिप नंबर 2 ये बताती है हमें कि हमें साइज का ध्यान रखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश में हम 4 साइजेस के लेटर्स का यूज करते हैं। खासतौर से मैं बात कर रहा हूं स्मॉल केस लेटर्स की। कैपिटल केस के जो लेटर होते हैं वो तो 3 लाइंस में ही बनते हैं सारे लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल ए, राइट। लेकिन जो स्मॉल केस लेटर्स होते हैं वहां पे हमारे सामने कितने साइजेज हैं, 4, क्योंकि कुछ लेटर ऐसे हैं जो मिडिल 2 लाइंस को टच करके बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल केस ए, स्मॉल केस सी, और कुछ ऐसे भी लेटर्स हैं जो टॉप 3 लाइंस को टच करके बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल केस बी और स्मॉल केस एल। कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो बॉटम 3 लाइंस को टच करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल केस जी और स्मॉल केस वाई, स्मॉल केस या फिर लोअर केस, राइट। और कुछ लेटर ऐसे भी हैं जो 4 लाइंस को टच करते हैं। ऐसा लेटर एक ही है, 26 लेटर्स में केवल एक लेटर ऐसा है स्मॉल केस में जो 4 लाइंस को टच करता है, दैट इज एफ। तो आप जो साइज देते हो अपने लेटर्स का, चाहे आप प्लेन सीट पर लिख रहे हो, क्योंकि हायर क्लासेज में आपको वो 4 लाइनर नोटबुक तो मिलती नहीं, तो आपको या तो 2 लाइनर नोटबुक में लिखना होता है या प्लेन सीट, जिस तरह से मेरे सामने है। तो आप ध्यान रखें, साइजेज को थोड़ा इंपॉर्टेंस दें। जब आप लिख रहे हैं तो आपका 2 लाइन लेटर 2 लाइन जैसा लगना चाहिए, 2 लाइनर लगना चाहिए। टॉप 3 लाइन लेटर उसे बड़ा ही दिखना चाहिए क्योंकि वो 3 लाइंस को टच करता है। बॉटम 3 लाइन लेटर है तो उसकी जो बॉटम साइड है वो लॉन्ग होनी ही चाहिए, और 4 लाइन लेटर एफ है तो उसकी हाइट बाकी सब लेटर से ज्यादा होनी ही चाहिए। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमें 4 डिफरेंट साइज फॉलो करने होते हैं। कई बार क्या करते हैं, सब लेटर्स का साइज एक जैसा बना देते हैं आप लोग। इससे क्या होता है, आपकी राइटिंग का जो ओवरऑल इंप्रेशन है वो बहुत डाउन जाता है। तो टिप नंबर 2, साइज को लेकर के कॉन्शियस रहें। आपके सेंटेंस के अंदर जितने भी 2 लाइन लेटर्स हैं वो 2 लाइन जैसे नजर आने चाहिए हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बॉटम 3 लाइन है तो सबकी बॉटम साइड बराबर होनी चाहिए, क्योंकि वो नीचे वाली जो 3rd लाइन है उसको टच करती है, उससे नीचे नहीं जा सकती। आपकी स्टेटमेंट के अंदर जो भी टॉप 3 लाइन लेटर हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे मेरा ये कैपिटल एच है, यहां पर ये आई है, इधर ये स्मॉल केस एच है, यहां पे स्मॉल केस डी है, तो इनका जो साइज है ना वो अप्रोक्सीमेटली 99% क्या होना चाहिए, सेम। मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, लिटिल बिट माइक्रो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो एक कैटेगरी के लेटर्स हैं, यानी टॉप 3 लाइन की बात करें तो टॉप 3 लाइन लेटर्स आपके सेम हाइट के होने चाहिए। अगर हम बॉटम की बात कर रहे हैं, बॉटम 3 लाइन लेटर जैसे वाई और यहां पर ये जी, ये दोनों ही लेटर क्या है, बॉटम 3 लाइंस को टच करते हैं, तो ये आपके सेम साइज के होने चाहिए। अगर आप साइज को लेकर के थोड़ा ध्यान रखेंगे तो राइटिंग में इंप्रूवमेंट आना 100% पॉसिबल है। तो शेप, साइज, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वो है स्पेस, यानी स्पेसिंग। स्पेसिंग का क्या मतलब है, आप जब भी कुछ लिख रहे हैं कोई भी वर्ड, तो उसमें स्पेसिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए मैंने ये वर्ड लिखा है स्पेसिंग, इसके अंदर कितने लेटर्स हैं, कैपिटल केस एस आ रहा है और बाकी लेटर्स किस केस में है, स्मॉल केस में। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 लेटर्स हैं।
अब आप देखेंगे कि मैंने ये जो वर्ड लिखा है स्पेसिंग, इसके अंदर 7 लेटर्स आए, तो लेटर टू लेटर स्पेस वो देखिए आप कई बार क्या करते हैं आप कि लेटर टू लेटर स्पेस या तो बहुत ज्यादा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ऐसे लिख रहा है, अब देखिए आई और एन में जो लेटर टू लेटर स्पेस है वो उसने बहुत ज्यादा दिया है, तो ये भी मेथड उसको अच्छा स्कोर करने से रोकेगा, क्योंकि टेक्निकली ये रॉन्ग है। किसी भी वर्ड में लेटर टू लेटर स्पेस जो होता है वो इतना होना चाहिए। आप कर्सिव राइटिंग में तो इंटरकनेक्ट भी होते हैं सारे लेटर से, लेकिन एटलीस्ट उनका जो गैप है वो बहुत कम होना चाहिए। वो एक वर्ड का हिस्सा है, इंडिविजुअल यूनिट नहीं है, अलग अलग लेटर्स नहीं है। आपको वो वर्ड जैसा दिखाना है, ना कि ये कि आपने एस लिखा है, पी लिखा है, नहीं, वो स्पेसिंग है, एक वर्ड है, वो एक फैमिली के मेंबर्स हैं 7, जिस फैमिली का नाम है स्पेसिंग, तो वो मेंबर्स इंटरकनेक्ट होने चाहिए, क्योंकि जब वो इंटरकनेक्ट नहीं होंगे, उनमें गैप होगा, तो कैसी फैमिली। तो आपको यह ध्यान रखना है कि म्यूचुअल गैप जो है लेटर्स में ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यह भी गलत है कि गैप बिल्कुल भी ना हो। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट इस तरह से लिख देता है, वो एक के ऊपर एक लेटर सेट कर देता है, अब छोड़ देता है टीचर के ऊपर कि सर अगर दम है तो सुलझाओ ये पहेली। अब ना ऐसे स्टूडेंट से भी टीचर्स इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, और ऐसे में हमेशा जब टीचर इरिटेट होता है आपकी राइटिंग से, तो कहीं ना कहीं वो आपके अगेंस्ट जाता है। जो स्कोर आपका बनना चाहिए था वो नहीं बन पाता है। जब समझ नहीं आता है तो वो क्रॉस हो जाता है, भले ही आपकी स्पेलिंग राइट है, आपको याद है, लेकिन आपने लिखा सही नहीं है। तो स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है टिप नंबर 4, सिटिंग पोस्चर, SITTING, सिटिंग पोस्चर, POSTURE। सिटिंग पोस्चर का मतलब क्या है? आपकी राइटिंग खराब होने में या आपकी राइटिंग अच्छा होने में टिप नंबर 4 का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप सही पोजीशन में नहीं बैठते हैं जब आप लिखते हैं, बहुत ज्यादा झुक के लिखते हैं आप, या बहुत ज्यादा आप रफ कंडीशन में बैठते हैं, या बम्पी सरफेस पर लिखते हैं। बम्पी सरफेस का मतलब आपने अपनी नोटबुक ली और अपनी लैप में रख ली, गोद में रख ली और लिखे जा रहे हैं, 10 जगह उसमें फोल्ड आ रहे हैं नोटबुक में, तो आपकी राइटिंग खराब होगी ही। आपका पोस्चर बैठने का सही हो। दूसरी बात, आपके पास कोई या तो टेबल होना चाहिए या कोई हार्डबोर्ड जैसी चीज होनी चाहिए जिसपे आपकी नोटबुक रखी हुई हो। अगर आप बम्पी सरफेस पे लिखेंगे तो भी राइटिंग खराब होगा, और आप सही पोजीशन में नहीं बैठे हैं जिस समय आप रिटन वर्क कर रहे हैं तो भी राइटिंग पर असर पड़ेगा। इससे आपकी 100% शेप और साइज डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आपका जो एल्बो है उसको मूवमेंट करने के लिए जब सही स्पेस नहीं मिलता है तो वो किसको खराब कर देती है? शेप और साइज को। लेटर्स की शेप एंड साइज डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपका बैठने का तरीका सही हो। बहुत ज्यादा आप झुके नहीं अपनी नोटबुक पर। कुछ लोग अपनी एल्बो से पूरा वेट दे देते हैं अपनी नोटबुक पर और उसको अंदर की तरफ बंप कर देते हैं, अब उसी पर वो लिख भी रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन ना हो। अपना वेट अपनी बॉडी पर लें, नोटबुक पर नहीं, और पोस्चर अपना सही रखें। हार्ड सरफेस पर अपनी नोटबुक रखें। जिस सीट पर आप लिख रहे हैं उसके नीचे कोई सरफेस आनी चाहिए जिससे कि उसमें बंप ना आए, तो आपकी राइटिंग अच्छी आएगी और शेप एंड साइज खराब नहीं होंगे। अब नंबर 5 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद ही किसी ने आपको ये बताया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, टिप नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी किसी मैसन को, मैसन मतलब जो राज जो होते हैं यानी जो मकान बनाते हैं उनको मैसन बोलते हैं, MASON। तो वो जो कारीगर मकान बनाते हैं जिनको राज भी कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आपने कभी किसी को दीवार बनाते हुए देखा है? जब उस दीवार को बनाते हैं तो आपने देखा होगा एक धागे का इस्तेमाल करते हैं वो, और उस दीवार पर वो जो धागा है वो पहली ईंट के साथ सेट होता है, यहां पर रखा जाता है, और वो दीवार चाहे कितनी भी लंबी ले जाए वो धागा जो है उनका उस दीवार के साथ चलता है। यानी धागा पहले वो सेट कर लेते हैं, फर्स्ट ब्रेक ये है और लास्ट ब्रेक ये है मान लीजिए। अब इसके बीच में उन्हें चिनाई करनी है, जिसको हम कहते हैं चिनाई, यानी ईंटें सेट करनी है मोर्टार के साथ, यानी कि जो मसाला होता है सीमेंट वगैरह का मिक्सचर,
तो उसके साथ उनको ईंटें सेट करनी होती है, लेकिन आप देखेंगे वो एक धागे का इस्तेमाल करते हैं और शायद वो उसे सोल कहते हैं। यही चीज राइटिंग में लागू होती है। आप देखिए वो लास्ट ईंट पर भी किस चीज को देख रहे हैं, पहले वाली ईंट को। लास्ट ईंट से पहले वाली को नहीं, सबसे पहली ईंट को फॉलो कर रहे हैं वो। तो आपको भी अपनी राइटिंग में ये चीज ध्यान रखें कि जो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है ना, आप उसे देखें। चाहे आप अपने सेंटेंस में वर्ड नंबर 2 पर हो, 3 पर हो, 4 पर हो, लेकिन आपको पहला वर्ड देखना है कि उसकी पोजीशन क्या है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे ऊपर मैंने ये हेडिंग दी थी, हाउ कैन आई इंप्रूव माई हैंड राइटिंग, राइट। अब आप देख सकते हैं कि इस सीट पर क्या नहीं है, ये प्लेन सीट है, लाइंस नहीं है। अब उनसे हेल्प क्या हो जाती है जब लाइनर नोटबुक होती है आपकी जिसमें लाइंस होती हैं, कि आपको बॉटम लाइन दिखाई देती है और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लेन में लिख रहे हो, प्लेन सीट में लिख रहे हो, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स की लाइन तो ऊपर की तरफ मूव करने लगती है, जैसे वो चंद्रयान की तरह मून पर जाके ही मानेंगे। और कुछ लोग बॉटम साइड में, ऐसे लगता है पाताल लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बॉटम की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने रास्ते पर सीधा चलते हैं। हालांकि सीधा चलना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है तो आप सीधा चल सकते हैं। तो अभी मैं क्या बता रहा था कि जो आपके सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, यानी जैसे हाउ, और मेरे सेंटेंस में वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहां से यहां तक ये मेरे सेंटेंस की क्या होगी, लेंथ। तो मुझे हर एक वर्ड को कंपेयर करना है फर्स्ट वर्ड से। जब मैं कैन लिख रहा था तो मैंने हाउ को देखा, जब मैं आई लिख रहा था तब भी मैंने हाउ को देखा, कैन को नहीं देखा। जब मैं इंप्रूव लिख रहा था तब भी मैंने आई को नहीं देखा, मैंने फर्स्ट वर्ड हाउ को देखा। तो आपका सेंटेंस कितना भी लॉन्ग हो, आप उस लाइन में जो फर्स्ट वर्ड है आपका, उसकी पोजीशन को फॉलो करें कि वो कहां लिखा है आपने, उसको मैच करने की कोशिश करें। उससे नीचे ना आए, उससे ऊपर ना जाए, तो आप देखेंगे कि प्लेन सीट पर भी आपकी राइटिंग काफी बेटर आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 टिप्स हैं जो हैंड राइटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके हैंड राइटिंग में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, वंडरफुल चेंज आ सकता है अगर ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स आप फॉलो करेंगे। एक बार बहुत फास्ट स्पीड से समराइज कर देते हैं 5 टिप्स, यानी कि टिप नंबर 1 शेप, सेकंड टिप साइज, थर्ड टिप स्पेसिंग, और टिप नंबर 4 सिटिंग पोस्चर। तो ये 4S, शेप, साइज, स्पेसिंग, सिटिंग, तो याद रखना बहुत आसान रहेगा। ये 4S आप अपने फिट रखें। अगर आपकी राइटिंग में ये 4 फैक्टर आपके ओके हैं तो कोई चांस नहीं कि आपकी राइटिंग खराब हो। और टिप नंबर 5 क्या है कि जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड को ही फॉलो करें, चाहे आपका सेंटेंस कितना भी लॉन्ग है। जब तक आप उसी लाइन में हैं, नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहे, तो उस लाइन के लास्ट वर्ड तक भी आप फर्स्ट वर्ड को देख करके ही फॉलो करें कि कहीं मैं उससे नीचे तो नहीं जा रहा, कहीं मैं उससे ज्यादा आगे तो नहीं जा रहा, ऊपर तो नहीं जा रहा, मतलब उसी को पैरामीटर माने। आपकी कोशिश हो कि उसी लाइन एंड लेंथ पर आपका वर्ड आए। तो जब आप फर्स्ट वर्ड को देख करके लिखते हैं तो आपके ज्यादातर लेटर कोऑर्डिनेट हो जाते हैं और आप स्ट्रेट लाइन में जा सकते हैं, प्लेन नोटबुक में भी, जैसे मैं इस प्लेन सीट पर लिख रहा हूं। बहुत माइक्रो बबलिंग होगी आपकी, बहुत सुंदर राइटिंग आपकी हो सकती है। तो ये 5 टिप्स आप फॉलो करें। और इसके बाद भी अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। मुझे लगता है आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, खासतौर पर ऐसे स्टूडेंट्स तक जिनका राइटिंग पुअर है और जो परेशान है, समझ नहीं आता है जिनको कि राइटिंग इंप्रूवमेंट कैसे हो, राइट। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो आपको लाइक करना है और शेयर भी करना है।